साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ममता बनर्जी नई मुसीबत में फंस गई हैं। अब देखिए, पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी गदगद है। अमित शाह जी तो जो दावे कर रहे हैं वो अभी आपको सुना भी दूंगा, लेकिन ममता बनर्जी के साथ दोस्तों भवानीपुर में ही कांड हो गया है। भवानीपुर समझ रहे हैं ना, वहीं से चुनाव लड़ रही हैं। इस बार हिम्मत नहीं भी उनकी कि वो नंदीग्राम में जाकर के शुभेंदु अधिकारी को फिर से चुनौती दें। चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन भवानीपुर में खुद शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए और खुद इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि हमने उनसे कहा कि आप वहां से लड़िए, लेकिन यहां भी लड़िए। एक तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए एक मैसेज था दोस्तों कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम वैसे ही नहीं लड़ रहे हवा में, हम हराने के लिए लड़ रहे हैं, बंगाल की राजनीति को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। और आप देखिए दोस्तों, पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद दूसरे चरण के मतदान में जहां सारे लोग खुद को झोंक चुके हैं, ममता बनर्जी की स्थिति यह है कि भवानीपुर से हिल नहीं पा रही है। आखिर क्या है वो फैक्टर, कैसे उनके साथ कांड हो गया? इसमें दोस्तों जरा सुप्रीम कोर्ट का भी एक बढ़िया चीज आपको दिखाऊंगा। क्यों सुप्रीम कोर्ट खुश हो गया है बंगाल के चुनाव को लेकर, आज ये भी आपको दिखाऊंगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है। जय सिया राम आप सभी को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ देखिए, एचपी शॉर्ट्स में भी बहुत सारी खबरें जो कमेंट में पिंड करके रखा है, जरूर देख लीजिएगा। पहले मैं आपको दोस्तों एक खुशखबरी दिखाता हूं। आपके प्रिय चैनल से जुड़ी हुई खुशखबरी है, मुझसे जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई खुशखबरी है। अब देखिए, ममता जी के लिए दिक्कत है, केजरीवाल जी के लिए दिक्कत है, लेकिन चूंकि हम लोग निर्विकार भाव से मेहनत करते हैं दोस्तों, ये जो ग्राफिक्स दिखा रहा हूं ना, इसमें सबके नाम है। जो भारत के टॉप पॉलिटिकल कमेंटेटर है, उसकी रैंकिंग है मार्च महीने की। आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि हम देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, आप कमेंट करते हैं, कितना फर्क पड़ता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। इस लिस्ट में ये जो 30 लोगों की लिस्ट है, इसमें बड़े बड़े चैनल भी अंदर डाल दिए। मैं चैनल की तो बात नहीं करूंगा, इसमें अधिकतर एंटी मोदी ब्रिगेड है। और राष्ट्रवादियों की बात करेंगे ना तो बहुत चुनिंदा लोग हैं। इसमें मेरा नंबर 25वां रखा है, लेकिन इसमें बड़े बड़े चैनल हैं, जैसे डीबी लाइव, ऑनलाइन न्यूज, रवीश कुमार, तमाम लोगों के साथ कंपैरिजन है हमारा। अभिसार, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, दीपक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आरजे रौनक भी हैं। तो हमारा रैंक अगर राष्ट्रवादियों में देखिए तो दूसरे नंबर पर है। तो ये खुशखबरी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। आप सभी को बधाई, मुझे भी आप चाहें तो बधाई दीजिएगा। कोशिश होगी कि हम नंबर 1 तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको एक 4 विंडो दिखाता हूं। यह कल की घटना है। ममता बनर्जी सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रही हैं, लेकिन फंस गई। कल क्या हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि यहां पर अब देश विरोधी बातें लिखी जा रही हैं। यह लेफ्ट का वैचारिक किला है दोस्तों, यह लेफ्ट का गढ़ है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जैसे जेएनयू रहा है। बस इतनी बात कही। ममता बनर्जी भड़क गई, बोल रही हैं हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी को आप बदनाम कर रहे हैं। वो तुरंत बंगाली अस्मिता की बात उठाना चाहती हैं, बंगाली कल्चर कुछ उठाती हैं, ताकि मतलब बंगाली बाहरी कुछ ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, ऑनरेबल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद ब्ला ब्ला, मैं ज्यादा नहीं जा रहा। इसमें उन्होंने यही कहा है कि आपने बंगाल का अपमान कर दिया। चलिए मान लीजिए, पल भर के लिए मान भी लीजिए, 2 विंडो आपने देख लिया। लेकिन जैसे ही तीसरी खिड़की पर आएंगे दोस्तों, क्या लिखा है जरा देखिएगा। ममता कॉल्स स्टूडेंट अ माओइस्ट फॉर ग्रिलिंग हर ऑन लॉ एंड ऑर्डर। मार्च 2012 में दोस्तों मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, सवाल जवाब चल रहा था। एक बच्ची वहां तान्या भारद्वाज,
उसने सवाल पूछ लिया कानून व्यवस्था के बारे में, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बारे में। जानते क्या कहा था ममता बनर्जी ने, मुख्यमंत्री थी, कि ये जो लड़की है ये माओवादी है, ये सीपीएम की है। और स्थिति इतनी खराब हो गई दोस्तों कि इस लड़की को, इस स्टूडेंट को बंगाल छोड़ने की नौबत आ गई। आई वॉन्ट टू लीव योर सिटी। अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। तब बंगाल का अपमान नहीं हुआ था जब आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक बच्चे को, एक बेटी को, लड़की को आपने माओवादी कह दिया था। प्रधानमंत्री मोदी भी गजब खेल खेलते हैं दोस्तों, गजब करते हैं। मैं तो हैरान होता हूं, वरना लोगों को पता ही नहीं होगा। आप जानते हैं कल प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सुबह दोस्तों नाव की सवारी की। अभी झालमुड़ी से जो झाल लगा वो तो उतरा नहीं, अब इन्होंने नाव की सवारी कर ली, फोटोग्राफी भी की। ये दरअसल विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज के करीब का नजारा देखा। हुगली नदी पर प्रिंसेप घाट पर बोटिंग की। और ये जो बोट था ये इफ्तिकार अहमद का था। पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक से सारे लोग पहुंचे। एसपीजी वाले बोला 6-7 बोट चाहिए भाई, पता भी नहीं था कौन आने वाला है, किसी को नहीं। अचानक प्रधानमंत्री मोदी आए, बोट में सवारी की। ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों, इससे भी ममता बनर्जी को बहुत बुरा लगा है। पूरा माहौल बदल गया है। अब लोग देखने आ रहे हैं कि किस बोट में बैठे, कहां से देखा उन्होंने नजारा, लोग ऐसे देख रहे हैं। और उससे ठीक पहले हावड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया था। इतनी भारी भीड़, इतनी भारी भीड़। ये जो चरण है ना दोस्तों, दूसरा चरण जिसमें 142 सीटों पर 29 तारीख को मतदान होगा, ये ममता बनर्जी का गढ़ है। इस बात को समझिए, उस गढ़ को प्रधानमंत्री मोदी ने बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। आप कहेंगे ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, अभी आपको तुरंत समझा देता हूं। भाई इसी गढ़ में आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी का जो क्षेत्र है भवानीपुर, वो यहीं पर है। अरे दूसरा छोड़िए, ममता बनर्जी सीधे मोदी जी को चुनौती देती है ना, वो भवानीपुर की स्थिति खराब हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे जीते और किसको बुलाया। सुनिए बड़े ध्यान से, ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को बुलावा भेजा है फोन करके, आइए बचाइए। अरे जिस आदमी ने खुद को दिल्ली में जो नहीं बचा पाया, वो आपको कोलकाता में बचा पाएगा। और सबसे बड़ी बात, अरे अरविंद केजरीवाल का तो पूरा घर ही लूट पिट गया, जो अपने घर को नहीं बचा पाया, ना तो दिल्ली की सत्ता बचा पाया, उसके बाद 7 सांसद भी ले उड़े। रातों रात जमीन खिसक गई, हवा भी नहीं मिली, पता भी नहीं चला। बड़ा ज्ञानी बनते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में दोस्तों इतना बड़ा फ्रॉड आदमी, मैं फिर कह रहा हूं, जो झूठी कहानियां बनाता है, कभी आईबी के नाम पर, कभी सीबीआई के नाम पर, कभी भविष्यवाणियां करता है योगी जी खत्म हो जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा, मोदी जी की सत्ता चली जाएगी। उस फ्रॉड आदमी को ममता बनर्जी ने कोलकाता में बुलाया। 26-27 तारीख को रहेंगे। अब मुझे तो पता नहीं कल परसों रहेंगे नहीं रहेंगे, पहले तो अपना घर बचाएं। और घर में भी शिफ्ट कर गए नए बंगलों में। तो अब सवाल है दोस्तों कि आखिर ममता को केजरीवाल को बुलाना क्यों पड़ा। आप समझिए, वो भी एक ऐसे व्यक्ति को जो हार चुके हैं। अच्छा, ममता बनर्जी एक और बात कह रही है कि बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली की बागडोर संभालेंगे। कैसे संभालेंगे? बाहरी को बुला करके तो आप बंगाल में भवानीपुर जीतना चाहते हैं। स्थिति पलट गई है दोस्तों, बंगाल भी नहीं जीत पाएंगे, दिल्ली तो खैर छोड़ ही दीजिए। भवानीपुर की स्थिति यह है कि आप जानते हैं बंगाल में ना उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा, बंगाली बनाम बाहरी। भवानीपुर में जानते हैं क्या नैरेटिव है? आप सोच नहीं पाएंगे, माथा पकड़ लेंगे। भवानीपुर की बेटी शुभेंदु बाहरी, हम भवानीपुर की बेटी। बताइए, बंगाल के लिए बंगाली बाहरी और भवानीपुर के लिए, अरे वो भी बंगाली हैं, शुभेंदु अधिकारी। आप ही की सरकार में बड़े मंत्री थे, बड़ा गढ़ है। बंगाल के लोगों ने आपको हरा करके शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में जिताया था।
तो भवानीपुर की बेटी कहने की नौबत इसलिए आई दोस्तों क्योंकि ममता बनर्जी को यह एहसास हो गया कि भवानीपुर में चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। अब तो मीडिया में चर्चा हो रही है, भाई ममता बनर्जी अपना सीट तो जीत ही लेंगी, इतनी बड़ी नेता, इतनी ताकतवर नेता, गढ़ है, हड़काए रखती हैं, सबको डरा देती हैं, अमित शाह को बोलती है कि बिना मेरे परमिशन के कदम बाहर नहीं रख पाओगे। उनका भतीजा तो बोलता है अगर तुम एक बाप के बेटे हो, ऐसे ऐसे बयान आए हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। यानी भवानीपुर की स्थिति दोस्तों पलट गई है, और पलट गई है ये कैसे समझेंगे? इसलिए कि भवानीपुर में हर वार्ड में डेरा डालकर रोड शो कर रही हैं। देख रहे हैं 24 अप्रैल से, कल से हर वार्ड में रोड शो। यह मुख्यमंत्री की हालत है। याद रखिए दोस्तों, भवानीपुर में ना एक तो हिंदू मुस्लिम 20% मुस्लिम, 80% हिंदू, हिंदुओं में भी दो भाग, 40% बंगाली बोलने वाले और 40% गैर बंगाली बोलने वाले। आज के समय में अगर हिंदुओं की आबादी देखें तो पिछले ही चुनाव में 50% से ऊपर, 55 के करीब तो भाजपा के साथ चले गए थे। अब ये 20% के नाम पे अगर लोग उछल रहे हैं तो समझ लीजिए कि इस बार 70-80% लोग जो हिंदू हैं वो शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं। इसलिए ये नौबत आई है दोस्तों, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बुलाना पड़ रहा है, उनको भी समझ में आ गया है। मैं जरा कुछ बयान सुनाता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का। पहले पीएम का सुनिए। कहते हैं, अब ये ममता के बारे में नहीं कहते, लेकिन टीएमसी के बारे में ये जरूर कह देते हैं प्रधानमंत्री मोदी कि हर एक का हिसाब होगा। सुन लीजिए। 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। 4 मई को बीजेपी सरकार बनने के बाद उन पर हुए हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइलें खुलेगी। मैं फिर से कहता हूं, फाइलें खुलेगी, और ये मोदी की गारंटी है। कुछ लेटेस्ट चीजें दिखा रहा हूं दोस्तों। अमित शाह जी वहां पर डेरा डाले हुए, उन्होंने साफ साफ आकलन करके बताया है कि इस बार जो पहला चरण है उसमें 152 में 110 सीट जीत रहे हैं। वो हिस्सा सुनाता हूं, सुन लीजिए। आने वाली है और भाजपा आने वाली है, भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री का जो उत्साह है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो देखते ही बनता है। देखते इसलिए बनता है कि वो साफ साफ बताते हैं कि हम जीत रहे हैं, अब भय नहीं भरोसा। वो संख्या भी बता रहे हैं दोस्तों। इस तरह की चीजें बहुत कम होती है। मैं अमित शाह जी का अगर देखता हूं, मैं एक बार फिर से वो हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं जिसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि हम दूसरे चरण में भी जीतेंगे और पहले चरण में 110 सीटें जीतने जा रहे हैं। एक बार वही बाइट आपको दोबारा सुनाना चाहता हूं। स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज और आपको बताता हूं। बंगाल में जैसे पहले क्या होता था, नैरेटिव ममता सेट करती थी और भाजपा जवाब देती थी। उल्टा हो गया। अब ममता बनर्जी या टीएमसी के पास कुछ नहीं बचा है। वो सिर्फ बंगाली बाहरी, बंगाली बाहरी, अपना काम नहीं है। 15 साल का कोई काम नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन अमित शाह जी इसमें भी क्लियर करते हैं दोस्तों कि कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री। वो साफ साफ कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा, बंगाली बोलने वाला ही होगा, लेकिन आपका भतीजा नहीं होगा। सुन लीजिए। का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। दोस्तों, कुछ चीजें तो जरूर, ये जो कॉन्फिडेंस आया उसकी वजह क्या है ये समझना जरूरी है। इतिहास में दर्ज करने योग्य है, पहली बार बंगाल में हिंसा मुक्त मतदान हुआ है। छिटपुट घटनाएं छोड़ दीजिए, कोई हिंसा नहीं भी।
किसी तरह की जो हत्याएं होती थी, हत्याओं का दौर चलता था, वो नहीं हुआ दोस्तों। मैं आंकड़े देख रहा था, कम से कम ममता बनर्जी के आने के बाद 2011 से लेकर के आप देखिए 2011 के चुनाव में जब ममता जीती थी तब भी 38 हत्याएं, कम से कम 500 घायल, 2014 में 6 से 8। अच्छा, ये सरकारी आंकड़े अलग होते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट होता है उसके हिसाब से बता रहा हूं। और 2021 के चुनाव में, पिछला विधानसभा चुनाव, 52 से 58 लोग, हजारों लोग घायल हुए। अब आप समझ रहे हैं क्यों लोग सुरक्षा बलों का विरोध कर रहे थे? आप समझ रहे हैं क्यों चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे थे कि अगर इतने सुरक्षा बल नहीं होते तो फिर तो खेल हो जाता, कुछ भी कर देते। अरे भाई, 2.5 से 3 लाख जवान, 2.5 लाख तो सिर्फ सीएपीएफ के, हर 100 आदमी पर एक जवान लगाया गया है दोस्तों। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग इतनी सख्ती से काम कर रहा है दोस्तों कि कैमरों के डेटा की सुरक्षा के लिए भी नए दिशा निर्देश, हर चीज के लिए। यह नहीं कि आपने कैमरा उतारा और चिप निकाल लिया, कुछ नहीं। जिसका जो काम है वही करेगा। कैमरा उतारा तो कैमरे में सब कुछ रहेगा, जाके अपने अधिकारी को दीजिए जिनके नाम पर कहा गया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कार्रवाई। और जब यह मामला दोस्तों, बड़ा खुशी की बात है कि मैं कल देख रहा था, ये कल दिखाना चाहता था, दिखा नहीं पाया, कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट भी गदगद हो गया। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेहद खुश हुए पहले चरण की वोटिंग को देखकर कि 92% से ज्यादा मतदान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि इस बार बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण मतदान होना बेहद सकारात्मक संकेत है। मैं एक नागरिक के तौर पर खुश हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी पश्चिम बंगाल में भारी मतदान की सराहना की। आप जानते हैं दोस्तों कि बंगाल में जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें 92.88% वोटिंग हुई है। जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा, वहां ज्यादा वोटिंग हुई है। ये पहली बार पैटर्न दिख रहा है। और बाद में जो शुरू में वोट डाल देते वो जुड़ेंगे तो 1% और बढ़ जाएगा। यानी इस बार हिंदू मतदाता बहुत ही प्रभावशाली होने जा रहे हैं। दक्षिण दिनाजपुर के कूच बिहार इलाके में 94% मतदान, बीरभूम में 93.2%, जलपाईगुड़ी में 92.7%। मैं जरा आपको दिखाता हूं शुभेंदु अधिकारी का एक बयान, जिसमें कहते हैं कि मुसलमान तो पीक पे चले गए, ये हिंदुओं की बारी थी। सुन लीजिए। कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर, मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया, गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5% 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी, हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। हालांकि कल एक और चीज हुई दोस्तों, आखिर में वो भी बता देता हूं। आप जानते हैं कि बंगाल को लेकर रोज 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 सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए लोग। इस बार कुछ लोग पहुंचे, बोल रहे हैं भैया हमको चुनाव ड्यूटी में लगाया गया, हमारा ही नाम नहीं है। अब आप देखिए, ये दरअसल क्या है कि देखिए, बहुत सारी चीजों में कुछ ना कुछ तो रहेगा, वो तो जांच का विषय है भाई। न्यायाधीश लोग ही कर रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं। अब देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सूर्यकांत ने, जॉय माल्या बागची, विपुल पंचोली की पीठ थी। बोला भैया अब सुनवाई नहीं होगी। क्या हम रोज रोज अपने आदेश को बदलते रहें? आपने इस साल नहीं दिया, अगले साल दीजिएगा। आपको पहले उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको भी नहीं गुजरना पड़ेगा, सबके लिए नियम एक जैसे हैं। तो दोस्तों, ये बंगाल की कहानी है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि पहले चरण के बाद कम से कम ममता बनर्जी को यह एहसास हो गया है कि भवानीपुर में उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब वो केजरीवाल को बुला रही थी, केजरीवाल के घर में ही आग लग गई है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिएगा, आपकी क्या राय है बताइएगा। बंगाल को कैसे देखते हैं, केजरीवाल वाले में भी कीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम लिख दीजिएगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा।
HB शॉर्ट्स में नई कहानियां जारी हैं, कमेंट में पिंड कर दिया है। HB मेलोडी पर भी एक बहुत सुंदर इमोशनल गाना दोस्त प्रधानमंत्री मोदी पर लिखा है, तैयार किया है, देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।